करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एडमिशन चैप्टर लॉन्ग सम्स चल रहे थे हमारे, एंड एग्जाम्पल नंबर 51 हमारा आज का सम है। ये सम मैं क्यों करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा रीजन क्या है। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा रीजन ये है कि अभी तक जितने भी हमने सम सॉल्व किए हैं उन सब सम्स में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज होता है। मतलब हमें सिर्फ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, करंट अकाउंट नहीं बनाना होता है। पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अच्छा, आप क्वेश्चन को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स्ड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तो आपको ब्रैकेट में लिख के देंगे नहीं कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला सम है, वो आपको सम को देख के पहचानना पड़ेगा। तो उसके एक तरीके से दो तरीके हैं पहचानने के क्वेश्चन को कि ये फिक्स्ड कैपिटल वाला है कि करंट कैपिटल वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मतलब आपको समझ जाना है कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला सम है। चलो सपोज करो कभी कभी नहीं भी देते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस, पर क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ होता है कि कौन से अकाउंट बनाने। तो दूसरा हिंट ये है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ एंड करंट अकाउंट भी बनाओ, तो ये आपकी दूसरी हिंट होती है कि आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है वो यूज होने वाला है। तो इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है आधे पेज का, उसके नीचे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। यहाँ पे मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, उसके नीचे आपको बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, फिर दूसरे पेज पे आपको कैश या बैंक अकाउंट, वो मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो बनाना है। ये होना चाहिए 5 या 6 लाइन का, एंड बाकी का जितना भी पेज बन गया उस पर आपकी बननी चाहिए बैलेंस शीट। फिर गुडविल का अकाउंट भले अभी से नहीं बनाना, ओके, अभी तक तो आपकी ट्रेनिंग हो गई होगी क्या इफेक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, मैं फिर भी बता दूंगा। दूसरे पेज पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि ये एक वर्किंग नोट है, इसके मार्क्स होते हैं। तो दूसरे पेज पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है 5 या 6 लाइन का। तो इस तरीके से आपके फॉर्मेट बनेंगे। यहाँ पे तो मेरा काम ईजी हो जाता है ऑनलाइन में, क्योंकि मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। ओके, चलो मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। नाम है सुभाष, आशा एंड तान्या। ठीक है, SAT। मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करता हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको पूरे पूरे नाम ही लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा सुभाष, आशा एंड तान्या। सुभाष, आशा, तान्या। ठीक है, रुपीज का सिंबल जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगाना, मैं रुपीज लिख रहा हूँ, पर आपको इस तरीके से हर एक कॉलम में रुपीज का जो सिंबल है वो लगाना है, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, ऐसे हर कॉलम में नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे, ध्यान देना। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे कि मार्क्स कट जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सम की कैलकुलेशन। ओके, तो सबसे पहले तो मैं जो करंट एंड कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, करंट एंड कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको सुभाष का कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख एंड आशा का कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000। तो 3 लाख एंड 1,50,000। सबसे लास्ट अकाउंट जो हमारा कैपिटल अकाउंट है मैं उसमें जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 3 लाख रुपीज मैं लिखूंगा। यहाँ पे भी मेरे को सुभाष, आशा एंड वो करना पड़ेगा SAT। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, रुपीज का सिंबल लगाना। ठीक है, SAT। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लाख रुपीज सुभाष में, एंड आशा में मैंने लिख दिया 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 या 3 ट्रांजेक्शन आते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन तो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है वो है सी के कैपिटल की, सॉरी इस क्वेश्चन में तान्या है। ठीक है, तो तान्या जो है, तान्या के कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड तीसरा जो है ट्रांजेक्शन कभी कभी होती है जिस क्वेश्चन में, उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। ओके, तो अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है।
नहीं तो कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना है। इस नॉर्मली जितनी भी ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तब वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में करते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ट्रांजेक्शन, ठीक है, या रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ट्रांजेक्शन, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, ओके, वो यहाँ पे हम करने वाले हैं आज पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी लिख देते हैं, इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, करंट अकाउंट 50,000 एंड 10,000 लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, तो मैं भी क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ 50 एंड 10, 50,000 एंड 10,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये ध्यान दिया करो, करंट अकाउंट की एक बात होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। करंट अकाउंट का कभी कभी बैलेंस एसेट साइड पे भी दिया हुआ होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की तो गारंटी है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ही बड़ा आता है हमेशा, पर करंट अकाउंट का नहीं होता है फिक्स। करंट अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल भी बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको किसी पार्टनर का बैलेंस एसेट साइड पे भी दिया हुआ हो सकता है, तो ये भी चेक कर लेने का। ठीक है, तो चलो ये हो गया। इसके बाद हम रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 60,000 रुपीज। तो ये जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो जो है क्वेश्चन में कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा 3:2। ये ओल्ड रेशियो है 3:2। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3:2। ठीक है, मतलब 3/5 एंड 2/5, ये ओल्ड रेशियो है। तो इस ओल्ड रेशियो में ये जो जनरल रिजर्व के 60,000 रुपीज है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो भी एंट्रीज होंगी अभी वो पार्टनर्स करंट में होंगी। यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, क्योंकि जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, बैलेंस शीट का सेम इफेक्ट होता है। बैलेंस शीट में अगर कोई चीज लाइबिलिटी साइड पे दी हुई है, तो यहाँ पे भी आप उसका एक ही इफेक्ट करोगे एंड सेम इफेक्ट करोगे। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, तो पार्टनर्स करंट में भी मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व, एंड जनरल रिजर्व की अमाउंट 60 थी शायद, मेरे को एक बार चेक करनी पड़ेगी। 60,000 रुपीज के दो पार्ट्स होंगे अभी 3:2, वो यहाँ पे कर देते हैं। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 36,000 मिलेंगे एस को, एंड बाकी माइनस करके भी फाइंड कर सकते हो, पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, बाकी 24,000 रुपीज मिलेंगे आन्या को। ठीक है, या आशा, जो भी है। इसका एक ही इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट्स नहीं होंगे। बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट्स हैं उसका एक इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। चलो ठीक है, लायबिलिटी साइड पे एक रिजर्व था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एसेट साइड पे कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, गुडविल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब और कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ है। तो हम अभी गुडविल की जो इफेक्ट्स वगैरह है वो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा होता है ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करना। तो क्वेश्चन में चेक करने का कि ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया हुआ है 50,000 दिया हुआ है, ऑब्वियसली एसेट साइड पे ही होगा हमेशा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाऊंगा मैं। नॉर्मली ये मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करता, पर इस क्वेश्चन में क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट, एंड जो गुडविल की अमाउंट थी 50,000, उसके दो पार्ट्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये होता है 30,000। उसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ऑब्वियसली 20,000। तो ये मैंने गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद स्टेप टू में हम प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आता है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 4:3:2, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। न्यू रेशियो इक्वल्स टू 4:3:2, मतलब 4/10, सॉरी 4/9 आएगा, 3/9 एंड 2/9। सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होती है सन, इसकी सेक्रीफाइस ऑफ एस फाइंड करते हैं। तो एस का ओल्ड रेशियो है 3/5, एस का न्यू रेशियो है 4/9।
तो यहाँ पे नीचे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम, एंड यहाँ पे नीचे 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 9 ही मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ, आप भले नीचे नीचे लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 5 9 45, न्यूमरेटर में 3 9 27 माइनस 5 4 20। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ओके, तो इक्वल्स टू यहाँ पे 27 में से 20 माइनस करेंगे तो इसका सेक्रीफाइस, एस का सेक्रीफाइस आ रहा है 7/45। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ ए, ठीक है, आशा, तो इसका ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो है 3/9। सेम यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, एंड यहाँ पे नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, अपॉन में आएगा 45 एंड न्यूमरेटर में 9 2 18 माइनस 5 3 15। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 3/45। ठीक है, तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, एस ने किया है 7/45, ए ने किया है 3/45। नीचे इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट कर देते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू, अब इसमें सिर्फ हमें इनके सेक्रीफाइस का न्यूमरेटर चाहिए, तो एस के सेक्रीफाइस का न्यूमरेटर है 7, रेशियो ए के सेक्रीफाइस का न्यूमरेटर है 3, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो है 7/3, मतलब 7/10 एंड 3/10। ठीक है, ये इनका ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। अब आप देख सकते हो कि ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल नहीं है, जो मैं हर सम में नॉर्मली बोलता हूँ, क्योंकि केस ए में क्या होता है, अगर क्वेश्चन में केस ए होता है तो सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम होता है। ठीक है, पर ये केस ए नहीं है, एक्चुअल में ये कोई भी केस नहीं है, नॉर्मल सम है, इसमें सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो अलग अलग है, तो खुद का कोई रूल ऐसा नहीं बना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये देख लेता हूँ कि ये पैसा कैश में लेके आने वाला भी है कि नहीं। तानिया क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे एडमिटेड तानिया ऑन 1 अप्रैल 2021। सही है, चलो पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसके बाद लिखा हुआ है तानिया विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल, एंड नीचे लिखा हुआ है तानिया 10th नंबर में लिखा हुआ है तानिया इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल। ओके, ऑब्वियसली तानिया का जितना कैपिटल है, जितना न्यू कैपिटल का रेशियो है, वो उतने ही एक तरीके से प्रीमियम की अमाउंट लेके आएगी। ये तो क्वेश्चन में, सॉरी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ हो या क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ हो, तो भी आपको खुद से ही समझ जाना है। ठीक है, जितना तानिया का शेयर है ओके प्रॉफिट एंड लॉस में, उतना वो लेके ही आएगी पैसा प्रीमियम का। अब वो हो सकता है कि वो कैश में नहीं लेके आए, ठीक है, पर उतना तो वो उसको लेके आना ही। अच्छा, तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पे बोली हुई है कि कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है कि वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो यहाँ पे मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई है तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,000 डिवाइड बाय 3। इसका आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन करके। तो 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,000 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर आ रहा है 1,35,000। 1,35,000 रुपीज जो है वो है एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल की वैल्यू जो है वो ट्वाइस दी एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुडविल इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू एवरेज प्रॉफिट 1,35,000। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 ये होता है 2,70,000। चेक कर लेते हैं फिर भी, 2,70,000 परफेक्ट। ये आपकी न्यू गुडविल की वैल्यू आ गई। न्यू गुडविल की वैल्यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक होती है, वो ये 2,70,000 गुडविल की वैल्यू कोई प्रीमियम फॉर गुडविल समझ लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू 2,70,000 गुडविल की न्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो कितना था इसका, तानिया का 2/9। ठीक है, तो वो उतने ही पैसे लेके आएगी जितना उसका प्रीमियम, जितना उसका ऑब्वियसली शेयर होगा। तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2
ऑन 9, तो इसका आंसर आ रहा है 60,000 रुपीज। ये 60,000 रुपीज जो है ये क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि तानिया लेके आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तानिया इज टू पे एन अमाउंट, मतलब वो कैश में लेके आएगी। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि सबसे पहले कैश की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे कैश एट बैंक, ओके, मतलब बैंक बैलेंस 25,000 रुपीज का है। तो इस अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे डेबिट साइड पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, ठीक है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। दिया हुआ है 25,000, परफेक्ट। ओके, अभी ये 60,000 रुपीज प्रीमियम का पैसा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। अब ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ डेबिट, बैंक अकाउंट में हुआ डेबिट, तो बाकी करंट अकाउंट में होगा क्रेडिट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 60,000 रुपीज के दो पार्ट्स होंगे 7:3 में, जो उनका सेक्रीफाइस रेशियो है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10, 42,000 रुपीज एस को मिलेंगे एंड 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो बाकी 18,000 ए को मिलेंगे, ठीक है। गुडविल अकाउंट अभी से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल अकाउंट से मैं हमेशा फंडे समझाता हूँ। जो मेरे को समझाने थे, जितने मेरे को समझाने थे वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको इफेक्ट्स पता चल गए होंगे इतने सारे सम्स के बाद। ओके, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप गुडविल अकाउंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। टाइम वेस्ट होता है थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी बोलते नहीं ना गुडविल अकाउंट बनाने के आपको मार्क्स मिलेंगे, ना आपको एक तरीके से आपके मार्क्स काटे जाएंगे, पर आपका टाइम जाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कैपिटल के कितने लेके आने वाली थी वो पैसे, 1,00,000 रुपए। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट में मैं जाऊंगा, ठीक है। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 1,00,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू तानियाज कैपिटल। अभी यहाँ पे हुआ बैंक अकाउंट में हुआ डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तानिया का कैपिटल है ये, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट एंड तानिया के अकाउंट में मैं जाके लिखूंगा 1,00,000 रुपीज, ठीक है। बस इसके अलावा और इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा सा ही बना। चलो ये भी ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करनी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहली एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो इसको सबसे पहले डेटर्स की वैल्यू जो है उसको मैं टिक कर देता हूँ। इसमें जो डेटर्स में बाहर 96,000 आउटर कॉलम में दिया हुआ है वो हमारे कभी भी कोई भी काम का नहीं होता है, इसको कट कर दो, ठीक है। इसको कट कर दो, बिल्कुल भी काम का नहीं है ये। अंदर वाली जो अमाउंट है 1,00,000 रुपीज वो काम की। बैलेंस शीट में जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटर्स एंड 1,00,000 रुपीज इनर कॉलम। ओके, अब ध्यान से मैं पहले ये चेक कर रहा हूँ कि डेटर्स की और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आपको दी हुई है कि नहीं दी हुई है। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट डेटर्स की है, दूसरी एडजस्टमेंट बिल रिसीव बिल्स फॉर रिपेयर की आउटस्टैंडिंग की है, तीसरी भी डेटर्स की नहीं है, चौथी भी डेटर्स की नहीं है, पांचवी भी डेटर्स की नहीं है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एंड 10th वाली। ओके, 10th एडजस्टमेंट मैं सॉल्व करवाता हूँ, इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, मेरे को जस्ट अभी पता चला, ठीक है। पर डेटर्स की और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, पहले मैं आपको बता दूं मैं क्यों चेक करा था कि डेटर्स की और कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। उसका रीजन ये है कि डेटर्स में सपोज करो अगर कोई और एडजस्टमेंट है तो पहले हमें उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना चाहिए। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज अ अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रुपीज। ओके, मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है, मतलब रिकॉर्ड करना बाकी है, मतलब डेटर्स में भी रिकॉर्ड करना बाकी है। तो डेटर्स में वो प्लस करेंगे एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो हम पहले सॉल्व करते हैं एंड परसेंटेज वाली ट्रांजेक्शन हम हमेशा बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये 5% अभी मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा लेस बीडीआर एडजस्टमेंट वाला एंड 1,00,000 का 5% ऑब्वियसली 5,000 होता है एंड आउटर कॉलम में 95,000 रुपीज आ जाएगा।
अब ये टार्ट फॉर्मेट, जब भी बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट होती है तो हम टार्ट फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2BD, ये ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंस शीट में। उसके बाद ऐड BD, ये एडजस्टमेंट वाला, BD मतलब बैड डेट्स। उसके बाद वापस से ऐड बैड डेट रिजर्व, आपकी टेक्स्ट बुक में हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं, मैं बैड डेट रिजर्व बोलता हूँ। एंड लास्ट वाली अमाउंट माइनस होती है BDRT वाली, ठीक है, जो क्वेश्चन में दी हुई। तो बैड डेट्स ऑब्वियसली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कभी दिया भी नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ। बैड डेट्स एडजस्टमेंट में भी नहीं दिया हुआ है, मैंने सारी एडजस्टमेंट चेक कर ली। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5000 जो हमने कैलकुलेट किया। एंड क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाला 4000 रुपीज दिया हुआ है, तो वो यहाँ से माइनस करें, ठीक है। एक ही इफेक्ट होगा, यहाँ से उसका माइनस होगा। टोटल 5000 में से 4000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में आ रहा है 1000 रुपीज। नॉर्मली क्या होता है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो ये 4000 रुपीज जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे ही मैं माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देता, पर क्योंकि एडजस्टमेंट दी हुई है तो वो 4000 रुपीज फिर टार्ट फॉर्मेट में माइनस होता है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में 10th एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द सुभाष एंड ऐशर। ये 4th स्टेप होता है, ठीक है। 5th स्टेप में पार्टनर अपना कैपिटल का पैसा लेके आता है, एंड ये 4th स्टेप गुडविल का होता है जिसमें पार्टनर्स अपना पैसा, प्रीमियम का पैसा जो उन्हें मिला वो विड्रॉ करते हैं। तो आधा पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा उनको मिला कितना, तो सुभाष को मिला है 42 एंड ये जो भी ए है इसे मिला है 18,000। इसमें से आधा पैसा ये विड्रॉ करने वाले, मतलब पैसा जाने वाला है। अब ध्यान दो, ये तो आपने 11th में भी सीखा होगा, बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, एंड बैंक अकाउंट में से पैसा जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कितना पैसा जाने वाला है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। 42,000 का आधा होता है 21,000, वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। एंड 18,000 का आधा होता है 9,000, वो भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। ये 21,000 लेके जाने वाला है एस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस कैपिटल अकाउंट। एंड ये 9,000 लेके जाने वाला है ए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस कैपिटल अकाउंट, सॉरी एस करंट अकाउंट, मेरी मिस्टेक, करंट अकाउंट आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ बैंक अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो बाकी यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा डेबिट। ध्यान से समझो, अगर पार्टनर कुछ लेके आता है तो वो क्रेडिट होता है, अगर पार्टनर कुछ लेके जाता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। ये तो बेसिक सा रूल है, कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस कितने लेके गया 21,000 एंड ए कितने लेके गया 9,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बैंक अकाउंट। तो ये अमाउंट, ये एडजस्टमेंट भी हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। सम थोड़ा बड़ा है मेरे को पता है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट तो सॉल्व कर ली हमने। सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। मतलब एक हमारी लाइबिलिटी थी बिल्स फॉर रिपेयर की, 25,000 रुपीज की लाइबिलिटी थी जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, SAT, ठीक है। थोड़ी और जगह छोड़ देते हैं, आप करंट अकाउंट के लिए ऐसी जगह नहीं छोड़ना, क्योंकि करंट अकाउंट का फिक्स नहीं होता है। करंट अकाउंट का डेबिट साइड का भी बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट साइड का भी बैलेंस आ सकता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल का तो हाँ हमेशा क्रेडिट साइड का ही बढ़ाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर एंड 25,000 रुपीज की हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, मतलब हमारा लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, सॉरी डेबिट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर, 25,000। ये इसके भी दो इफेक्ट्स हो गए, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स करना नहीं बोलना। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड ऑफ 7,500 बी प्रोवाइडेड फॉर। मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7,500 इंटरेस्ट का पैसा मिलना चाहिए था पर अभी तक मिला नहीं है, मतलब ये हमारा एसेट है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एसेट साइड पे जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा अक्रूड इंटरेस्ट,
मिलना बाकी है 7500। एंड ये हमारे एसेट है, एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू अक्रूड इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुभाष टेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000 रुपीज। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दो, ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिख दो। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 40,000, एंड फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट 40,000 की इन्वेस्टमेंट सुभाष लेके जाने वाला है। सुभाष एक पार्टनर है, सुभाष ये इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है। तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, कैसे इफेक्ट्स होंगे, वो ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप पहली बार सीख रहे हो, ठीक है, तो ध्यान से समझना है। न्यू एडजस्टमेंट है, पहली बार सीख रहे हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने 1000 रुपीज की है, तो 40,000 रुपीज की। अभी सुभाष एक पार्टनर है, वो लेके जाने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस सुभाष करंट। 30,000 रुपए में सुभाष ये इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा। अब 40,000 की इन्वेस्टमेंट सुभाष लेके जा रहा है 30,000 में, तो बाकी 10,000 रुपीज का हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो आउटर कॉलम में आएगा 0 रुपीज। अब सबसे पहले तो ये 10,000 रुपीज का जो लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे जाना है 10,000 रुपीज, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड जो 30,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट सुभाष लेके गया है, ठीक है, वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट होगी। ये जस्ट मैंने अभी रूल बताया। पार्टनर अगर कुछ लेके आता है बिजनेस में तो क्रेडिट होता है, पार्टनर अगर बिजनेस में से कुछ लेके जाता है तो वो डेबिट होता है। तो सुभाष में मैं यहाँ पे लिखूंगा 30,000, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, ओके। 30,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट ये लेके गए। तो ये एडजस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, टिक करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन। ये भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये भी पहली बार सीख रहे हो कि 5,000 रुपए एक्सपेंसेस ऑफ रीवैल्यूएशन सुभाष ने पे किए। अब ध्यान दो, रीवैल्यूएशन का जो भी खर्चा होता है वो बिजनेस का खर्चा होता है, ठीक है, वो किसी पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस नहीं। ये जो 5,000 रुपए हैं ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस को पे करने चाहिए थे, पर पे किसने किए, सुभाष ने पे किए, ठीक है। तो अभी हम इसे वो पैसा वापस दे देंगे। वैसे रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, बट चले अभी इफेक्ट करने पड़ेंगे। तो सुभाष ने 5,000 खर्चा किया है, ये खर्चा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, या यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ सुभाष करंट अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000, ठीक है। एंड इसका दूसरा इफेक्ट होगा सुभाष के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि पार्टनर को ये 5,000 रुपये हम दे रहे हैं, ये हमारा खर्चा था। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सपेंस, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। ये एक्चुअल में खर्चा हमारा है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस ये हमारा खर्चा है, हम मतलब बिजनेस हमारा खर्चा है, ये सुभाष का नहीं, ठीक है। तो वो सुभाष को हम पैसे वापस से दे देंगे। 5,000 रुपीज इसके करंट अकाउंट में मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज, ठीक है। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गई, ये भी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, नहीं एडजस्टमेंट। फिर क्वेश्चन में उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 79,000। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं कितने रुपीज है। ये स्टॉक की वैल्यू 74,000 रुपीज दी हुई है। एसेट साइड पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक 74,000, एंड अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू रीवैल्यू हो गई है 79,000 रुपीज की। तो बाकी हमारी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, 5,000 रुपीज की स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहाँ पे लिख देते हैं एड इंक्रीज, ओके। तो ये 5,000 हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे बाय लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय स्टॉक,
ठीक है, एंड 5,000 रुपीज का जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। इसके बाद न्यू प्रॉफिट एंड लॉस, तानिया तानिया गुडविल की कैलकुलेशन एंड सुभाष एंड आशा की कैलकुलेशन। ठीक है, तो बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अभी जो बैलेंसिंग एंड अनटिक आइटम्स वगैरह है उसके इफेक्ट्स करना बाकी है।